मैं तो जाता रहता हूँ सेंट्रल जेल, जुर्म में नहीं पागलो, जुर्म में नहीं। जैसे अपने फंक्शन होते हैं ना 26 जनवरी के हैं, 15 अगस्त के हैं, इस दिन हम जाते हैं कभी कभी विजिट करने। कैदी कैसे होते हैं, बड़े बड़े बाल होते हैं, ठीक है ना, दिखने में बड़े फूट रहे होते हैं, अच्छे होते हैं, लिख ले, ठीक है। नमस्कार प्यारे साथियों, ऑनलाइन सारथी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र संपत राज। आप कैसे हैं? एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हो रहा हूं धीरे धीरे। चलो हम बात करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान की भेड़ें या फिर भेड़ नस्ल रहेगी, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। गाय और भैंस के बाद कोई इम्पोर्टेंट है तो वो भेड़ और बकरी होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, साथ साथ में नोट्स बनाते रहना आप, और क्लास की साथ में क्लास के ही नोट्स बनाया करो। तो मैं जब पढ़ाता हूँ तो साथ साथ में आप लिख लिया करो। फिर मैं एक एक चीज़ बोलूँ तो फिर क्या क्लास बहुत लंबी हो जाती है। काफ़ी विद्यार्थी ऐसे बोलते हैं कि सर आप लिखाने के बाद वापस बोल बोल के लिखाया करो। तो उसमें क्या है कि फिर क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी बेटा। एक एक घंटे की, तो वैसे मैं आपको केवल एक नस्ल की दे रहा हूँ, तो आप सोचो फिर कितनी लंबी क्लास हो जाएगी। और मैं बिना फालतू कोई इधर उधर की बातें किए हुए सीधी क्लास देता हूँ आपको, फिर भी टाइम इतना लगता है। इसीलिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। आप साथ साथ में लिखते रहिए, साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए। थोड़ा बहुत तो आप भी कष्ट कीजिए। चलो, साथ में नोट्स बनाना है और क्लास वैसे ही चलेगी अपनी जो हमेशा डेली चल रही है। ऑफलाइन के तो सारे चल ही रहे हैं, ऑनलाइन वाले विशेष रूप से ध्यान दें आप कि आप साथ साथ में कमेंट जरूर कीजिएगा। और कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी संशय है, कोई भर्ती के बारे में है, कोई भी प्रकार का आपके मन में आता है तो आप मुझसे सीधी बात कीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। मैं सीधा कमेंट में जवाब दूंगा। काफ़ी विद्यार्थी कहते हैं सर नंबर दो, नंबर का क्या, नाम में, नाम और नंबर में क्या रखा है, कमेंट बॉक्स में सीधे मिलेंगे अपन। चलो, तो सबको राम राम। मेरा क्लास शुरू करते हैं, ठीक है भाई, ओके। चलो, आज अपना जो टॉपिक है वो रहेगा भेड़ वाला। कौन सा रहेगा? भेड़ वाला। अब भेड़ के बारे में क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि भेड़ के बारे में पढ़ना क्या है। देखो भाई, एक मैं टॉपिक लेके इससे पहले एक वीडियो में आज डालूंगा कि सामाजिक अध्ययन के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। बहुत ज़्यादा आप लोग भी पूछ रहे हैं और ये भी बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि सामाजिक अध्ययन में प्रॉपर तरीके से एक वीडियो बना दिया है। बस रामबाण करके उसका एक तंत्र मंत्र जादू टोना सब करके एक मस्त वाला वीडियो बना के सेट कर दिया है। बस आप देख लीजिएगा वो, और उसके बाद वापस मुझसे मिलिएगा कि अब मैं हम कैसे पढ़े इसमें। उन पूरे सामाजिक अध्ययन की जो पीडीएफ है वो मैं अपने ऑनलाइन सारथी यूट्यूब चैनल पर डाल रहा हूँ। प्रत्येक टॉपिक की कहाँ से क्या पढ़ना है आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। बाकी का मैं खुद पढ़ा दूंगा। चलो अपन बात करते हैं। ये भी कोई हमारे नए, अगर कोई मेरे वीडियो को फर्स्ट बार देख रहा है तो भाई ये पुराने वीडियो सारे डाल रखे हैं नस्लों के, गाय भैंस बकरी भेड़ ऊंट सब। बस जाके देख लो आप, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रखा है। चलो भाई, आज भेड़ के बारे में बात करा। राजस्थान में सबसे ज़्यादा भेड़ ही होती हैं। भेड़ों में कमी भी हुई थी पर भेड़ राजस्थान में सबसे ज़्यादा है भाई। ऊंट राजस्थान में सबसे ज़्यादा हैं। खच्चर राजस्थान में सबसे ज़्यादा हैं। तो देखो, भेड़ के बारे में क्या क्या सवाल बन सकते हैं आपके। तो मैं टॉपिक शुरू करूँ पहले। आपसे दे कहेंगे कि भेड़ की देसी नस्ल है तो नस्लों का क्वेश्चन बनेगा, ऑब्वियसली बनेगा। देखो नस्लों का क्या बन सकता है, तो समझो। नस्लें कौन डिसाइड करेगा आपके? तो नस्लें डिसाइड करने का काम है आपके, नस्लें डिसाइड करने का काम रखते हैं आपके राष्ट्रीय राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो। ये तो अब 100% याद हो गया होगा आपको। कहाँ पर है बताओ? बिल्कुल, करनाल, हरियाणा, ठीक है ना।
और इस करनाल हरियाणा के द्वारा भेड़ों की जो नस्लें हैं वो 44 नस्लें हैं जो अभी प्रमाणित कर रखी हैं। कितनी नस्लें? 44, यानी कि लगभग 44 नस्लें। कितनी नस्लें हो जाएगी? 44 नस्लें। प्यारे विद्यार्थियों, अगर देसी विदेशी संकरण अगर अपन बात करें तो टोटल ही लगभग 200 भेड़ की नस्लें मिलेगी आपको। और 200 भेड़ की नस्ल में से राजस्थान के अंदर जो देसी नस्लें हैं, भारत के अंदर जो देसी नस्लें हैं, जो आपके राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो करनाल के द्वारा जो घोषित की गई हैं, वो आपके लगभग 44 है। कितनी है? 44। इसके ऊपर एक मैंने ट्रिक बना दूंगा जिसमें गाय की कितनी है, भैंस की कितनी है, बकरी की कितनी है, ऊंट की कितनी है, एक साथ ही सब अपने एकदम तैयार हो जाएगा। अब देखो, भेड़ के बारे में अपन बात करें तो समझो, राजस्थान को भाई भेड़ का घर कहा जाता है। राजस्थान को भेड़ का घर कहा जाता है। राजस्थान को भेड़ का घर कहा जाता है, यानी कि राजस्थान को क्या कहा जाता है भाई? भेड़ का घर कहा जाता है। राजस्थान को भेड़ का घर कहा जाता है। और राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ हैं वो आपके बाड़मेर में। कौन से मेर में हो जाएगी? बाड़मेर। चलो, अब इसके अलावा हम बात कर सकते हैं कि भेड़ की जब हम नस्लें पढ़ेंगे तो किन के आधार पर पढ़ेंगे और किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, क्या क्या चीजें हमें पढ़नी चाहिए। तो देखो, अगर भेड़ की नस्लें के बारे में अपन मैं बात करूं, क्या आ गए, चलो थोड़ा ऊपर लिख लेता हूं ताकि नीचे भी आ जाएगा। राजस्थान को भेड़ का घर कहा जाता है। भेड़ का घर कहा जाता है। ठीक है, चलो अब मैं यहां पर कहूं, अगर भेड़ के बारे में आपको पढ़ना हो तो किन किन चीजों को ध्यान में रखना होगा। अगर भेड़ के बारे में पढ़ना है तो देखो भाई, एक तो भेड़ की जो नस्लें हैं, भेड़ की नस्लें किस आधार पर पढ़ेंगे अपन? भेड़ की वो नस्लें पढ़नी है कि भेड़ की देसी नस्लें कौन कौन सी है। सवाल यहां से बनेगा देसी नस्ल का। एक बन जाएगा भेड़ की विदेशी नस्ल कौन सी है। विदेशी नस्ल कौन सी है भेड़ की, यहां से सवाल बन जाता है। एक बन जाता है भेड़ की संकर नस्ल कौन सी है, संकरण नस्ल कौन सी है। यहां से सीधा सवाल देखने को आपको मिल जाएगा। तो एक तो यह सवाल पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, और एक क्या पूछा जा सकता है, एक आपके एग्जाम में यह पूछा जा सकता है कि देखो, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सी भेड़ है जो ऊन उत्पादन के लिए पाली जाती है, कौन सी भेड़ है जो आपके मांस उत्पादन के लिए पाली जाती हैं, और कौन सी भेड़ है जो आपके द्विकाजी या द्विप्रयोजनी दोनों कामों में प्रयोग ली जाती हैं, वो नस्लें कौन कौन सी हैं। मेजर तौर पर आपको इन चीज़ों के या इन पॉइंट के बारे में ध्यान रखना है कि विदेशी नस्ल कौन सी है, देसी नस्लें कौन सी है, इसमें से संकरण किनका हो रखा है, कौन सी भेड़ है जो ऊन उत्पादन के लिए अच्छी है, कौन सी मांस उत्पादन के, कौन सी द्विकाजी, दुग्ध उत्पादन विशेष नहीं है भेड़ का। हालांकि भेड़ का दूध काम आता, कहाँ काम आता बताओ। कोई भी गाँव में तो देखो, गाँव में कोई भी आदमी नीचे गिर जाए, टूट जाए, हड्डी हड्डी टूट जाए ना, तो भेड़ के दूध से रगड़ पट्टी करते हैं। क्या करते हैं? रगड़ पट्टी का मतलब मालिश। क्या करते हैं? मालिश। वो आदमी एकदम ठीक हो जाता है और मजबूत हो जाता है, और हड्डी एकदम जैसे कोई मानो प्लास्टर करेगा ना वैसे मजबूत हो जाती है। तो अगर हड्डी टूट जाती है तो भेड़ के दूध से मालिश की जाती है। क्या की जाती है भाई? मालिश। आई बात समझ में? अब देखो भाई, इनके साथ अगर भेड़ की बात करें तो कौन कौन सी भेड़ पढ़नी चाहिए। भेड़ की देसी नस्ल, अभी वर्तमान में आपके राजस्थान में ज्यादातर कौन कौन सी भेड़ों की नस्लें पाई जाती हैं और आपको कौन कौन सी पढ़नी चाहिए। तो देखो भाई, भेड़ की देसी नस्लों के बारे में अपन बात करें तो एक आपकी भेड़ की नस्ल है जिसका नाम है भाई मारवाड़ी। मारवाड़ी किसकी नस्ल है? हाँ,
दो तीन कमेंट आ रहे थे विद्यार्थियों के कि सर मारवाड़ी आपने ऊंट के बारे में भी लिखा है, मारवाड़ी बकरी लिखा रहे हो, मारवाड़ी लड़ी लिखा रहे हो। तो मारवाड़ी इसका मतलब थोड़ी है कि एक की नस्ल है दूसरे की नहीं हो सकती, सबकी हो सकती है बिल्कुल। तो मारवाड़ी किसकी नस्ल है भाई? भेड़ की भी नस्ल है, मारवाड़ी बकरी की भी है, मारवाड़ी ऊंट की भी है, ठीक है ना, मारवाड़ी ऊंट की भी है। एक नस्ल की मैं बात करूं तो एक नस्ल आपको याद रखना है मारवाड़ी के बाद, एक याद रखना आपको नाली, भेड़ की नस्ल है। एक नस्ल आपको याद रखना है इसमें मगरा, जो राजस्थान पाई जा रही वो लिखा रहा हूं, मगरा किसकी है? भेड़ की नस्ल है। इसके बाद एक नस्ल आपको याद रखना है पोंगल, किसकी नस्ल है? भेड़ की नस्ल है। चलो, इसके बाद याद रखना आपको चौंकला किसकी नस्ल है? भेड़ की नस्ल है। इसके बाद क्या याद रखना आपको? मालपुरा किसकी नस्ल है? मालपुरा भेड़ की नस्ल है। इसके बाद याद रखना है आपको सोनाड़ी किसकी नस्ल है? सोनाड़ी भेड़ की नस्ल है। इसके बाद याद रखना आपको चणोधर किसकी नस्ल है? चणोधर भेड़ की है। चणोधर किसकी नस्ल हो जाएगी आपके? भेड़ की हो जाएगी, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। इसके बाद जैसलमेरी किसकी नस्ल है? जैसलमेरी आपके भेड़ की नस्ल है। जैसलमेरी किसकी नस्ल हो जाएगी आपके? भेड़ की नस्ल हो जाएगी। जैसलमेरी भेड़ हो गई, मालपुरा चौंकला, ठीक है ना, नाली भेड़ की नस्ल हो गई, मगरा भेड़ की हो गई, ठीक है ना। बहुत सारी है वैसे तो, बहुत सारी है, ठीक है ना। ये जो नस्लें हैं, जैसे गद्दी इधर नहीं, हिमाचल प्रदेश उधर पाई जाती हैं। ये जो नस्लें हैं मेजर तौर पर आपको राजस्थान में देखने को मिलेगी। सभी नस्लें भारत में ही पाई जाती हैं। 44 नस्लें लिखा रखी है ना, इसमें बहुत सी नस्लें हैं, ठीक है ना। तो ये नस्लें यहाँ पर नहीं, जैसे अब आगे भाई नीलगिरी, अब नीलगिरी है तो नीलगिरी राजस्थान में थोड़ी पाई जाती है। नीलगिरी नस्ल है वो आपके तमिलनाडु में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु के अंदर, ठीक है ना। एक है नेलोर, बड़ी लंबी चौड़ी भैंस आती है, एकदम भेड़ आती है और काली होती है, हष्ट पुष्ट शरीर की होती है। अब नेलोर राजस्थान में है ही नहीं, वो आपके आंध्र प्रदेश में मिलेगी। कहाँ मिलेगी? आंध्र प्रदेश में। आपके ज़्यादातर पूछी जाएगी, वो पूछी जाएगी कहाँ की? राजस्थान की। लिखा देंगे वो भी, पर मैं ये जो लिखाया हूँ जो राजस्थान के अंदर आपको जो जो भेड़ देखने को मिलेगी, तो चौंकला है, पुंगल है, मारवाड़ी है, नाली है, मगरा है, जैसलमेरी है, सोनाड़ी है, चणोदर है, मालपुरा है, ये सारी की सारी भेड़ की नस्ल है। किसकी नस्ल है? भेड़ की नस्ल है, ठीक है ना। चलो, अब अपन एक एक नस्ल को पढ़ेंगे और उसके बाद पूरी डिटेल ले लेंगे। तो चलो, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं चौंकला भेड़ के बारे में। चौंकला भेड़ बहुत शानदार और प्यारी भेड़ है। भेड़ की अगर कहे तो सर्वश्रेष्ठ नस्ल है तो वो चौंकला है भाई। अगर घर में कोई भेड़ रखता है, बिल्कुल विशेष रूप से रेबारी समाज, कौन कौन है भाई आपके यहाँ पे? चलो, रेबारी समाज का कोई ठेका नहीं है। आप में से बताओ किन के घर में भेड़ है? अब ये हालात हो रखे राजस्थान में, यानी कि मुश्किल से हाथ खड़े हो रहे हैं कि हम घर में भेड़ रखते, कुछ तो शर्म के मारे हाथ खड़े नहीं कर रहे हैं। इसीलिए सरकार कहती है युवाओं को नौकरी में लो, तुम जैसे लोग नौकरी करेंगे ना, सब सेट हो जाएगा। तो देखो भाई, भेड़ कोई गलत बात थोड़ी है। देवासी समाज के हर घर में भेड़ मिलेगी और भेड़ का जो बच्चा ना ऊनिया बड़ा प्यारा लगता है, ठीक है ना। चलो, अपन बात करते हैं चौंकला भेड़ की। किसकी बात करते हैं? चौंकला भेड़ की। भेड़ की सबसे बेस्ट नस्ल है, इसे भारत की मेरिनो कहा जाता है और ये आपके राजस्थान के शेखावटी प्रदेश में बहुत ज़्यादा मिलेगी। सबसे ज़्यादा क्या है कि इसके जो नर का भार है वो लगभग आपके 30 से 40 केजी का नर मिलता है और मादा है 25 से 30 केजी की। ऊन उत्पादन है लगभग 1.5 से 2.5 के किलोग्राम ऊन है वो प्रति वर्ष। अब आप लोग ऐसे कहने, ये कोई दूध नहीं है जो आपको बाल्टी भर के देगा। ऊन बहुत हल्की होती है। कॉटन कितना हल्का होता है? 2.5 केजी का मतलब एक बड़ा जो होता है ना, क्या कहते हैं उसे, बोरा, उसमें भर जाता है। इतना 2.5 केजी इतना बड़ा हो सकता है? क्या मजाक करो। ऊन का मतलब बहुत हल्की होती है। क्या होती है? हल्की। इसीलिए एक भेड़ के ऊपर इतनी ऊन दिखती है पर वो 2 से 2.5 केजी होती है। कितनी होती है भाई? 2 से 2.5 केजी होती है, ठीक है ना।
हम इसके नर और चाहे मादा एकदम सिंग नहीं होते हैं, मोटी होती है एकदम। क्या होती है? मोटी होती है, ठीक है ना, पतली पूंछ होती है, बट ठीक है। चलो हम बात करते हैं अपन। तो इनके बारे में मैं लिखना शुरू करूं तो समझो। चौंकला भेड़ के बारे में, इस भेड़ को सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस भेड़ को भारत की मेरिनो कहा जाता है। भारत की मेरिनो कहा जाता है। आप बताओ भाई, मेरिनो क्या होता है? मेरिनो का मतलब क्या होता है? चलो यहाँ पे आ गए, क्वेश्चन प्यारा है। मेरिनो का मतलब क्या होता है बताओ? मेरिनो का मतलब क्या होता है? चलो भाई, मेरिनो का मतलब होता है, मेरिनो, मेरिनो जो भेड़ है वो आपके ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में। और विश्व में सबसे टॉप क्वालिटी की अगर कोई भेड़ है तो वो मेरिनो भेड़ है, जो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। और अपने यहाँ पर कहा जाता है कि जो चौंकला भेड़ है वो भारत की ऑस्ट्रेलिया की मेरिनो भेड़ से होल्ड करती है, इसीलिए इसे भारत की मेरिनो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत की मेरिनो। अपन राजस्थान की बात करें बेटा, राजस्थान में आपके ये शेखावटी प्रदेश में मिलेगी। शेखावटी क्षेत्र में पाई जाती है। शेखावटी क्षेत्र में पाई जाती हैं। हम देखो शेखावटी क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं, आ जाओ। शेखावटी क्षेत्र में जिले कौन कौन से आते हैं? शेखावटी क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? तो देखो, शेखावटी क्षेत्र में एक तो जिला मिलेगा आपको, बिल्कुल, सीकर और चूरू और झुंझुनू। और देखो शेखावटी क्षेत्र में एक तो सीकर, चूरू, झुंझुनू, पहले तीन थे। पहले कितने जिले थे? तीन। वर्तमान में शेखावटी में हो गए जिले चार। नया कौन सा जिला बना भाई? नीम का थाना। आपको मैंने 1 मिनट में बता रखा है, याद हो तो, ठीक है ना, नीम का थाना, ठीक है। चलो, तो ये जो चार जिले हैं वो शेखावटी में आते हैं, और ये आपके शेखावटी के अंदर ये भेड़ पाई जाती है। अब देखो उत्पादन में बात करें अपन इसकी, पहले तो अगर मैं इसके भार की बात करूं तो भार में अपन बात कर सकते हैं इसका, इसके जो भार की बात करें अपन, भार का मतलब भार दो का होगा, नर और मादा। नर का जो भार होता है वो बिल्कुल 30 से 40 केजी होता है। कितना होता है? 30 से 40 केजी। और मादा का बात करें तो 20 से 25 केजी की क्या होती है आपके? मादा। तो ये तो हो गया इसका भार हो गया। अरे कोई ऑथेंटिक थोड़ी 25 है तो 30 कर लियो ले, 25-30 लगभग ऑथेंटिक 20-25 केजी होती है, ठीक है ना। और इसके बारे में क्या पूछा जा सकता है? ऊन उत्पादन। ऊन उत्पादन की बात करा, ऊन उत्पादन की बात करा, ऊन उत्पादन की बात करा अपन तो देखो भाई, बिल्कुल ऊन उत्पादन होती हैं आपके ये प्रति वर्ष, यानी कि 1 साल में, प्रति वर्ष लगभग 1.5 से 2.5 केजी, 1 से 2.5 केजी तक का ऊन है वो आपके कौन सी भेड़ दे देती है भाई? चौकला भेड़ दे देती है। भेड़ की सबसे बढ़िया नस्ल है चौकला। भेड़ की जो सबसे बढ़िया नस्ल है वो कौन सी हो जाएगी आपके? चौकला हो जाएगी। अब इन भेड़ों की जो लंबाई ऊंचाई रहती है वो एक समान होती है, जिसमें भेड़ वर्गाकार दिखाई देती है। एक समान का मतलब समझ तो एगोनिक लंबी ज़्यादा है, चौड़ी ज़्यादा है। जितनी इसकी ये लेंथ है उतनी इसकी ये लेंथ आ जाएगी, मतलब समझे आप? देखो
इधर से देखो, ये जितनी इधर से ये चौड़ी है, यानी कि इधर से मैं बात करूँ, ये जितनी इधर से चौड़ी है उतनी ही इधर से आपकी क्या मिलेगी, लंबी। तो देखो सेम वर्गाकार हो रहा कि नहीं हो रहा है। अगर इसको वर्ग बना दूं मैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये एक लंबाई चौड़ाई में समान होने के कारण वर्गाकार दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है भाई, वर्गाकार। यहीं पे एक पॉइंट लिख लूं, लो लंबाई चौड़ाई समान होने के कारण वर्गाकार प्रकार की भेड़ है। लंबाई और चौड़ाई समान होने के कारण ये किस प्रकार की भेड़ हो जाएगी, आपके वर्गाकार प्रकार की भेड़ हो जाएगी। हाँ बोलो भाई, समझ में आया? ओके। अब अपन बात करें दुग्ध उत्पादन इसमें नहीं आएगा बेटा। रोग प्रतिरोधक क्षमता मारवाड़ी, चाहे बकरी हो चाहे भेड़ हो, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है बेटा वो सबसे ज्यादा मारवाड़ी के अंदर पाई जाती है। किस में पाई जाती है? इनकी जो ऊन होती है ना वो बारीक, वो अच्छी गुणवत्ता वाली ऊन होती है, ठीक है ना। हम तुम लोगों को अगर वास्तव में ऐसी चीजें लिखनी है तो मैं लिखा दूँ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो जैसे ऊन होती है इसकी जो बारीक होती है और वो गुणवत्तापूर्ण होती है। कैसी होती है? गुणवत्तापूर्ण होते हैं। हाँ, हम इनकी कुछ विशेषता लिख लेते, बिल्कुल। चलो यह लिखता हूँ मैं इसकी विशेषता। कौन से नस्ल की हो जाएगी भाई? चौकला नस्ल की। तो यहाँ पर अपन विशेषताएं लिखते हैं, विशेषताएं, और विशेषताओं को मैं नोट लगा के लिखा रहा हूँ। पहला, इनकी पहचान कैसे करेंगे आप कि ये ही नस्ल हैं जो आपके कौन सी हैं, चौकला नस्ल की हैं। तो देखो इसकी विशेषता देखो, इस भेड़ का मुंह, इस भेड़ का मुंह हल्का भूरा व चॉकलेटी है। ये चॉकलेटी भेड़ है भाई, चॉकलेटी होता है। कैसे प्रैक्टिकल करके दिखाओ। ये रहा, देखा, हल्का भूरा और चॉकलेट का जैसा कलर होता है ना, वैसे जो इसका जो होता है वो इसका क्या होता है, रंग होता है, ठीक ना। हाँ बिल्कुल ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया? चलो अब लिखे अगली विशेषता। अगली विशेषता लिखो, नर व मादा दोनों के सींग नहीं होते हैं। क्या नहीं होते बेटे? सींग नहीं होते हैं। और आप लिख सको, इसकी ऊन, इसकी ऊन बारीक व गुणवत्तापूर्ण होती है। अरे नमदे गलीचे में तो मालपुरा टोंक होती है। मालपुरा नस्ल की जो भेड़ आती है ना उसकी ऊन है, उसमें वो काम आ जाएगी। तो मेजर पॉइंट तो आपको यही ध्यान रखना है कि भाई इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। इनकी लंबाई चौड़ी समान होती है, तो मैंने लिख दिया भाई चॉकलेटी के समान होती है, ठीक है ना। चलो बिल्कुल शेखावटी के अलावा आपको ये जोधपुर में मिल जाएगी। हाँ भाई ये पूछ रहे भाई शेखावटी के अलावा और कहाँ कहाँ मिलेगी, तो देखो जोधपुर मिल जाएगी आपको, नागौर के आसपास, आसपास क्षेत्र में, जोधपुर नागौर के आसपास क्षेत्र में भी आपको ये भेड़ देखने को मिलेगी। चलो अगली भेड़ की बात करें अपन। ये आ गई भाई आपके मारवाड़ी। अगली भेड़ आ जाएगी आपके
मारवाड़ी भेड़ आ जाएगी। कौन सी भेड़ आ जाएगी? मारवाड़ी भेड़ आ जाएगी, ठीक है ना। मारवाड़ी भेड़ के बारे में आप क्या जानते हो? क्षेत्र हो जाएगा एक तो इसका मारवाड़ क्षेत्र हो जाएगा। कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? मारवाड़ क्षेत्र हो जाएगा। इसके अलावा इसके जो दुग्ध हैं उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसके दूध में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और क्या देख सकते हैं अपन? भेड़ का दूध भी जाता है डेयरी में, क्यों नहीं जाता है, ठीक है ना। मुंह इनका बड़ा काला होता है। मुंह इनका कैसा होता है भाई? काला मुंह होता है। ये भैंसों में विशेषता नहीं होती, भैंस तो पूरी काली होती है। भेड़ों में ठीक है, इनके बेटे मुंह से पहचान कर लेते हैं, या फिर इसके ऊपर रंगई छपे के कुछ ऐसे दब्बा वब्बा लगा लगा के या मेहंदी वेहंदी लगा के इसकी पहचान की जाती है। तो देखो कुछ अपने इस नस्ल के बारे में देख लेते हैं। ये मारवाड़ क्षेत्र की नस्ल है जो जोधपुर, पाली, नागौर, जालोर, बाड़मेर, सिरोही है, या फिर आपके गोडवान क्षेत्र है, सिवान क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ये सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। मुंह काले रंग का होता है और ये काला मुंह केवल गर्दन तक होता है। कहाँ तक होता है? गर्दन तक होता है। और इस भेड़ की जो नस्ल होती है इसमें दूध में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत बढ़िया पाई जाती है, तो इसीलिए बहुत अच्छी नस्ल की भेड़ है, ठीक है ना। इसके बाद अपन बात करें, वातावरण के अनुकूल होती है। गर्मी में गर्मी सहन कर लेती है और सर्दी में दबा के सर्दी सहन कर लेती है, ठीक है ना। ऊन इसकी लगभग 1.5 से 2.5 किलो प्रति साल ऊन ये उत्पादन दे देती है, और ऊन से भी इनको गर्मी में भी फायदा होता है और सर्दी में भी फायदा होता है। पर इनकी जो ऊन होती है ना वो थोड़ी जाडी होती है, मोटी ऊन होती है, ठीक है ना। कारपेट है, गलीचा है, इनकी बनाने चीज़ हम काम आवे थे, ठीक है ना। चलो अपन बात करें मारवाड़ी की। मारवाड़ी नस्ल है एक तो आपके मारवाड़ क्षेत्र। मारवाड़ क्षेत्र में अपन बात करें, जोधपुर, बाड़मेर, बाड़मेर के बाद आपको मिलेगी नागौर, इधर आपको ये मिलेगी देखने को सिरोही, इधर मिलेगी आपको पाली। हाँ तो जोधपुर हो गया, बाड़मेर हो गया, नागौर हो गया, सिरोही हो गया, पाली हो गया, और जालोर। जालोरी किसकी नस्ल है बताओ? ऊंट की, ठीक है ना। तो यहाँ पर पाई जाती है। उसके बाद इसका मुंह गर्दन तक काला होता है। और क्या विशेषता है? और विशेषता ये है, दुग्ध में रोग प्रतिरोधक, दुग्ध में रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे ज्यादा पाई जाती है, ठीक है ना। और इस भेड़ में भी रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे ज्यादा होती है। दुग्ध में रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे अधिक होने के कारण श्रेष्ठ नस्ल है। क्लियर? चलो भाई, अगर अपन ऊन की बात करा जाए, ऊन उत्पादन की बात करा, 1.5 से 2.5 kg प्रति वर्ष, प्रति वर्ष, ठीक है। बाकी के तो जितने लिखे उतने ही कम है। कम से कम ये चीज़ें तो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना, कि भाई इसका मुंह काला होता है। हाँ बस यही होती है, ठीक है ना। रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। एक पॉइंट इसका और लिख सकते हो अपन, वातावरण के अनुकूल अनुकूल होती है।
सर्दियों में सर्दी सहन कर लेती है और गर्मियों में गर्मी सहन कर लेती है, ठीक है ना। जो आपके कहाँ पाई जाती है भाई, मारवाड़ क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है ना। अगली नस्ल की बात करें अपन, मालपुरा नस्ल या फिर मालपुरी नस्ल है। और मालपुरी नस्ल की बात करा तो मालपुरा क्षेत्र टोंक के अंदर है, मालपुरा क्षेत्र टोंक के अंदर है, ठीक है ना। मालपुरा क्षेत्र टोंक के अंदर है, मालपुरा क्षेत्र टोंक के अंदर है। अब इस भेड़ की ऊन होती है वो बड़ी लंबी होती है, जो आपके नमदे गलीचे इसमें काम आती हैं। उत्पत्ति क्षेत्र है वो मालपुरा टोंक है, बाकी की राजस्थान में कहाँ पाई जाती हैं, तो जो टोंक के आसपास में है जैसे बूंदी, दौसा, जयपुर, बिल्कुल जयपुर ग्रामीण के अंदर, ठीक है ना। फिर अजमेर और भीलवाड़ा के आसपास ये भेड़ आपको देखने को मिलेगी। हाँ बिल्कुल। और क्या होता है, सफ़ेद भेड़ होती हैं, मोटी तगड़ी भेड़ होती हैं, ऊन बहुत बढ़िया मिलती हैं, 5 से 7 सेंटीमीटर लंबी इसकी ऊन होती है। तो सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे लंबी ऊन होती है इस भेड़ की, तो ये आपके एग्जाम पूछा जा सकता है। भेड़ की ऊन कम ही प्राप्त होती है, लगभग 1 से 1.5 केजी जो भेड़ है की ऊन है वो आपके यहाँ पर प्राप्त होती है, ठीक है ना। हर भेड़ की कुछ न कुछ अपनी एक विशेषता होती है। क्या विशेषता हो सकती है, बस भेड़ तो दिखेगी तो सेम ही है ना सभी। हाँ देखो भाई, अब इस भेड़ की विशेषता क्या है कि इसके पैरों पर बाल नहीं आते हैं, भले यहाँ से पूरा हो जाए पर इसके पैर पे बाल बिल्कुल भी नहीं आएंगे, ठीक है ना। मुंह बिल्कुल आपकी तरह दिखता है इसका, अब देख लो आपका मुंह कैसा है। कैसा भाई, भेड़ जैसा। चलो, मालपुरी या फिर मालपुरा भेड़ की बात करें, उत्पत्ति की मैं बात करूं तो मालपुरा टोंक, मालपुरा टोंक। अन्य क्षेत्र की बात करें तो अन्य में एक तो मिलेगी आपको दौसा, दौसा के बाद मिल जाएगी टोंक, जयपुर, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद और बात करें अपन, ये और देखने को मिल सकती है आपके अजमेर के आसपास, और मिल सकती है आपको भीलवाड़ा के आसपास। यहाँ पर ये भेड़ सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। विशेषता क्या होती है कि इस भेड़ के ये ना मेन रूप से एक तो द्विकाजी नस्ल है। द्विकाजी का मतलब समझते हो ना, द्विकाजी नस्ल है। गाय में तो अपन पढ़ते थे कि भाई द्विकाजी का मतलब होता है दूध उत्पादन, भार ढोने में दोनों में काम आती है, या ऊन उत्पादन, और दूसरा काम मांस उत्पादन। दोनों में काम आती है ये वाली नस्ल, ठीक है ना। तो ऊन उत्पादन में भी काम आती है और मांस उत्पादन में भी ये आपके काम आने वाली है, ठीक है ना। इसकी ऊन होती है जो लंबी होती है, और गलीचे और नमदे बनाने में सबसे ज़्यादा इसकी ऊन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। चलो, और क्या पूछा जा सकता है आपके, एक तो इनके सिंग नहीं होते तथा कान छोटे और मुड़े होते हैं, ये देखो कान छोटे होते हैं और यहाँ से भी फिर मुड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहीं पे लिख देता हूँ मैं, जैसी भाषा में लिखो अपने, तो सिंग नहीं होते हैं, सिंग नहीं होते हैं, कान छोटे और मुड़े होते हैं, कान छोटे और मुड़े होते हैं। और मालपुरा भेड़ के बारे में क्या अपन जान सकते हैं, तो देखो मालपुरा भेड़, मालपुरी भेड़, मालपुरी भेड़ के बारे में और देखो भाई क्या जान सकते हैं अपन।
ऊन उत्पादन की बात करना, तो देखो ऊन उत्पादन की बात करूं तो 1.2 से 1.6 लस्ट तक, यानी कि 1 किलो 200 ग्राम से 1 किलो 600 ग्राम तक, ये भी मैं प्रति वर्ष की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। इनके जो ऊन की अपन बात करें, किसकी, ऊन की बात करें अपन, तो वो 6 से 7 सेंटीमीटर लंबी रेशे वाली ऊन होती है, लंबी रेशे वाली ऊन। 6 से 7 सेंटीमीटर लंबी रेशे वाली ऊन होती है, ठीक है ना। चलो, और अपन इसके बारे में क्या बात कर सकते हैं, तो देखो इनकी जो ऊन होती है ना भाई, इनकी ऊन से नमदे और गलीचे बनाए जाते हैं। नमदे व गलीचे बनाने में काम ली जाती है। किस में काम ली जाती है, नमदे और गलीचे बनाने में। नमदे गलीचे इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर मैं अगर आपको समझूं नमदे गलीचे है क्या, तो देखो नमदे ऑब्लिक गलीचे, पहली बात तो भाई नमदे और गलीचे हैं वो आपके जयपुर और टोंक के प्रसिद्ध है, जयपुर टोंक के प्रसिद्ध है, यानी कि नमदे और गलीचे कहाँ के प्रसिद्ध है, जयपुर और टोंक के प्रसिद्ध है। और दूसरी मैं बात करूं तो जयपुर व बीकानेर की सेंट्रल जेल में कैदियों द्वारा बनाए गए नमदे व गलीचे प्रसिद्ध हैं। तो थे क्या, सोचो, कैदी गए बैठे बैठे रोटी देवे, बिल्कुल भी नहीं देते हैं, कैदियों से भी काम करवाया जाता है। कहते हैं ना, फलाने फलाने व्यक्ति को कठोर कारावास दिया गया, साथ में इतने इतने राशि की जुर्माना भी दिया गया। जो आदमी जेल में बैठा है वो जुर्माना राशि कहां से लाएगा, पहली बात ये बताओ। कठोर कारावास में क्या मतलब, डेली मारना, साथ साथ में काम करवाना, क्या करना, काम करवाना। एक आदमी होता है तो उससे काम करवाया जाता है जेल में। अब तो मुझे नहीं कहना चाहिए, ऑनलाइन भी चल रहा है ये, तो वो भी बच्चे देखेंगे। जेलों में बहुत ज़्यादा सुविधा ज़्यादा कर दी है। हाँ, एक दिन हम गए थे तो ऐसे कैदियों और अपने इन लोगों के बीच में वॉलीबॉल का मैच करवाया था। मैं तो जाता रहता हूँ सेंट्रल जेल, जुर्म में नहीं पागलो, जुर्म में नहीं। जैसे अपने फंक्शन होते हैं ना, 26 जनवरी के हैं, 15 अगस्त के हैं, इस दिन हम जाते हैं कभी कभी विजिट करने, कभी गौशाला चले जाते हैं गोदान करने के लिए, तो कभी ऐसे जगह पे भी जाते हैं, तो कभी कैदियों को लड्डू अगर बांट सकते हो आप भी बांट सकते हो, कोई इश्यू नहीं, और उस दिन देते हैं, ठीक है ना। हाँ, पर अगर आपकी साख अच्छी हो तो, ऐसे नहीं कि मैं बांटना चाहता हूँ, कल ना तू कोई जहर मिला के दे दे, अंदर तेरा कोई दुश्मन हो तो, हर कोई नहीं बांट सकता, ठीक है ना। तो उस दिन आप मिल सकते हो कैदी वैदियों से, ठीक है ना। कैदी कैसे होते हैं, बड़े बड़े बाल होते हैं, ठीक है ना, दिखने में बड़े फूट रहे होते हैं, अच्छे होते हैं, लिख ले, ठीक है। तो ये मालपुरी भेड़ की विशेषता होती है, विशेष रूप से मालपुरी भेड़ की, ठीक है ना, और नमदे और गलीचे बनाने में। अब इसकी हाँ भाई, और विशेषता लिख लो। रंग भूरा और सफेद,
भूरा व सफेद रंग होता है। रंग कैसा होता है? भूरा और सफेद। सिंग नहीं होते हैं। मुंह काला मारवाड़ी की विशेषता इसकी नहीं है, ठीक है ना। चलो अगली नस्ल की बात करें अपन, जैसलमेरी। जैसलमेरी के बारे में देखो, जैसलमेर क्षेत्र में हो जाएगी। उत्पत्ति स्थल जैसलमेर है। ये आपके बाड़मेर और जोधपुर दोनों जगह मिलेगी। हाँ, ये जो होते हैं, चेहरा का जो रंग होता है एकदम काला और कहीं भूरा, दो मिलेगा, या तो काला मिलेगा या फिर भूरा मिलेगा। इनकी जो नाक होती है ना, ऐसे ऊपर से उठी हुई होती है। जैसे हमने बकरियों में लिखा है ना तोतापुरी नस्ल, ये तोतापुरी नस्ल के अंदर आती है। इसका मुंह तोते की तरह होता है। किसकी तरह होता है? तोता की तरह होता है। वातावरण के अनुकूल होती है, गर्मी में गर्मी, सर्दी में सर्दी, कुछ भी। हाँ, इनकी भी जो मालपुरा नस्ल की तरह इनकी जो भेड़ की जो ऊन होती है वो लंबी होती है। कैसी होती है? लंबी ऊन होती है, ठीक है ना। बाकी के ठीक है। थोड़ा इसका कट्टा होता है वो भारी होता है। भेड़, भेड़ा, भेड़ा क्या कहते हैं? नर भेड़ को क्या कहते हैं? हम्म, बताओ। नर भेड़ को क्या कहते हैं? सर आपसे पूछ रहा हूँ, नर भेड़ को क्या कहते हैं? लड़ा। लड़ा नहीं कहते हैं नर भेड़ को, लड़ा। चलो भाई, तो देखो, उच्च मस्त उच्च कोटि की जो ऊन प्राप्त होती है, ठीक है ना। ऊन बढ़िया है। 2 से 3 किलो, कोई अच्छी नस्ल हो तो 3.5 किलो भी मिल जाए, पर 2 से 3 किलो तो मिलती है। तो अपन बात कर लेते हैं। उत्पत्ति स्थल, उद्गम में लिख दूं? उद्गम, उद्गम स्थल की बात करूं मैं, जैसलमेर। जैसलमेर के अलावा ये भेड़ कहाँ मिलेगी आपको? ये मिलेगी आपको एक तो जोधपुर, एक बाड़मेर। रंग की बात करा, काला और भूरा। और क्या चीजें हैं? वातावरण, वातावरण के अनुकूल, वातावरण के अनुकूल भेड़ है ये। बिल्कुल, गर्मियों में गर्मी और सर्दियों में सर्दी, दोनों सहन कर लेती है, ठीक है ना। भेड़ की ऊन लंबी रेशे वाली होती है। इस भेड़ की ऊन होती है ना, वो लंबी रेशे वाली होती है, ठीक है ना। लगभग सेंटीमीटर में बात करा तो आप 68 से 67 सेंटीमीटर, इतनी लंबी होती है, ठीक है भाई। अब बात कर ला भार की बात करा, तो इसका जो भेड़ा होता है वो बड़ा थोड़ा भारी आता है, ठीक है ना। तो लगभग 32-35 किलोग्राम का होता है। और लड़ी की बात करा 30-36 किलोग्राम की वो भी होती है। 45, कितना हो जाएगा? 45, बिल्कुल। तो देखो, जो आप यहाँ भार की बात करा, एक तरफ तो आ गया नर, एक तरफ आ गई मादा। तो नर का भार आपके सामने हो जाएगा लगभग 30 से 45, और इसका जो मादा का जो भार हो जाएगा वो आपके सामने लगभग 30 से 35। इतना फर्क होता है, ठीक है ना, केजी में। ये भी आपके केजी में, ठीक है ना। तो ये आपके जैसलमेरी भेड़ है, ज़्यादा इतना मत रखना, तोतापुरी नस्ल में शामिल होती है, ठीक है।
नाक ऊपर उठी होने के कारण तोतापुरी नस्ल भी कहा जाता है। ठीक है, और लियो। चलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? तो अभी तक हमने कितनी भेड़ पढ़ ली भाई? एक पढ़ लो अपना मगरा। हेडिंग डालो मगरा। मगरा भेड़, मगरा है ये आपके बीकानेर क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? बीकानेर क्षेत्र में। नाली बीकानेर में नहीं मिलेगी, नाली तो गंगानगर हनुमानगढ़ में मिलेगी। अपन मगरा की बात करें, किसकी बात करें? मगरा की, बीकानेरी। इसे बीकानेरी चौंकला नाम से भी जाना जाता है। बीकानेर मिल जी आपने, हाँ, चूरू मिल जी आपको, नागौर में मिल जी, ठीक है ना। और इसके अलावा ये भेड़ मिलेगी भाई आपको। देखो, एक तो होता है ना, इसमें जो लगभग 2 से 2.5 किलो आपको क्या मिलने वाली है? ऊन मिलने वाली है। आंखें के चारों ओर भूरे रंग के धब्बे छोटे छोटे मिलने वाले हैं आपको, ठीक है ना। कान छोटे और मुड़े होते हैं इस भेड़ के, कोई ज़्यादा विशेषता नहीं है, फिर भी देख लो। मगरा है वो आपके बीकानेर में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? बीकानेर में। बीकानेर में। उद्गम स्थल लिख लो। बीकानेर। बीकानेर के अलावा आपको मिलेगी एक तो चूरू, नागौर के आसपास क्षेत्र में। क्षेत्र में, आसपास क्षेत्र में। अब इसे क्या कहा जाता है भाई? इसे बीकानेरी चौंकला भी कहा जाता है। बीकानेरी चौंकला, इसे बीकानेरी चौंकला भी कहा जाता है, ठीक है। इसे और कहा जाता है बीकानेरी चौंकला। आंखों के पास में भूरा रंग का धब्बा देखने को मिलेगा। आंखों के पास में भूरा रंग का क्या होता है भाई? एकदम धब्बा होता है, ठीक है ना। कान छोटे छोटे होते हैं इनके, कान छोटे छोटे, कान क्या होते हैं? एकदम छोटे छोटे होते हैं। ऊन उत्पादन की बात करा तो लगभग ये भी आपके 1.5 से 2.5 kg प्रति वर्ष ऊन उत्पादन का काम करती है, ठीक है ना। अब इसके अलावा अपन और बात करें, मगरा के जे बाद अपन जस्ट तुरंत ही बात कर लिया, तो मगरा के बाद अपन नाड़ी नस्ल पढ़ेंगे। नाड़ी से पहले आप क्या करो, एक बार टेलीग्राम को, नए विद्यार्थी अगर पहली बार देख रहे हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको उसके ऊपर मिल जाएगी। तो साथ साथ में लिख लो तो बेस्ट होता है, नहीं लिखो तो फिर बाद में एक बार सुनो फिर वो पीडीएफ देख कर लिख लो तो भी अच्छा विकल्प है। पर मैं तो ये मानता हूँ कि साथ साथ में नोट्स बनाना सबसे बेस्ट होता है भाई, क्योंकि बाद में तो बाद में है। अपन मारवाड़ी भाषा में एक एक पच्छे तो पच्छे ही है, बिल्कुल मता में तो रहने नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि मता मता में मारवाड़ डूबो, बड़ी कहानी है, बाद में बताऊंगा ये मता मते मारवाड़ कैसे डूबा है। पर अभी याद ध्यान रखना आपको कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं इसके ऊपर पीडीएफ डाल दूंगा। चलो, नाली तो थाने कोई अलग पीडीएफ थोड़ी दूँ, टेलीग्राम से ले लेना आप, ठीक है ना। टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। आप वहाँ जाओ टेलीग्राम पे ले लो। नाली की बात करा भाई, देखो भाई नाली के बारे में बात करें अपन, तो आ जाओ आज नाली के बारे में पढ़ते हैं। गंगा, गंगा, गंगा नगर, गंगानगर व कौन सा गढ़? हनुमानगढ़। गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले में
एक नदी चलती है, उस नदी का नाम है घग्गर नदी। कौन सी नदी? घग्गर नदी। तो देखो भाई, ये आपके ये राजस्थान वाला पोर्शन है ना, नीचे वाला, ये राजस्थान के जो ऊपर वाले भाग की बात कर रहा हूँ, ये इस प्रकार से राजस्थान आता है। तो राजस्थान का जो ये ऊपर वाला जो पोर्शन है, यहाँ से एक नदी निकलती है आपके, बिल्कुल यहाँ से एक नदी निकलती है, यह नदी निकलती है आपके घग्गर नदी। कौन सी नदी? घग्गर नदी। और इस नदी के, ये नदी आपके दो जिले से होकर निकलेगी। इधर तो आ गया आपके हनुमानगढ़, कौन सा गढ़ आ गया? हनुमानगढ़। और इधर आ गया भाई आपके गंगानगर। कौन सा नगर? गंगानगर, श्री गंगानगर। ठीक है। और यहाँ पर यानी कि इस संपूर्ण क्षेत्र को, यहाँ पर ये जो गंगानगर और हनुमानगढ़ वाला ये जो संपूर्ण क्षेत्र हैं, इस संपूर्ण क्षेत्र को आपके कहा जाता है नाली। इस संपूर्ण क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है भाई? ये वाला। इस संपूर्ण क्षेत्र को कहा जाता है भाई नाली या फिर पाट कहा जाता है। इसको कहा जाता है आपके नाली या फिर पाट कहा जाता है, नाली या पाट। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है भाई? नाली या फिर पाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाली या फिर पाट। अब ये है कि नाली या पाट की मैं बात करूं, नाली या फिर मैं पाट की बात करूं, तो इसी क्षेत्र के कारण ही तो इसका नाम है वो आपके क्या हो गया? बिल्कुल, इसी के कारण ही इसका नाम क्या हो गया आपके? नाली नाम हो गया। ठीक है ना। तो नाली नस्ल आपके कहाँ पाई जाती है? गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, ये राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, और मिल जाएगी आपको ये चूरू के आसपास में भी ये आपको देखने को जरूर मिलेगी। फिर झुंझुनू, यहाँ पर भी आपको देखने को जरूर मिल जाएगी। अब विशेषता क्या है? ऊन उत्पादन में ये बहुत बढ़िया है। ठीक है ना। और इस नस्ल में टांगे बिल्कुल छोटी होती है। ठीक है ना। और इनके जो पैर होते हैं ना, नीचे पैर के हमेशा भेड़ों के खुर होते हैं, पंजे नहीं होते। पंजे बिल्ली के, कुत्ते के इनके होते हैं। गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, भेड़, इनके खुर होते हैं। तो इनके खुर का रंग होता है वो पीला रंग होता है। कैसा होता है? खुर पीले रंग के होते हैं। ठीक है ना। एकदम पतिनुमा कान होते हैं, हल्के भूरे बाल होते हैं, मध्यम क्वालिटी की ऊन होती है, जो पर ऊन देती ज़्यादा है, पर कम होती है। वो कहते हैं ना, उत्पादन क्षमता इसकी कम है। तो अब मैं क्या कह सकता हूँ इसके छोटे पैर, हल्का भूरा रंग, छोटा पैर होता है, हल्का भूरा रंग होता है, पत्तीनुमा कान होते हैं। और क्या विशेषता हो सकती है? ऊन की बात करा, ऊन तो 2.5 से 3.5 प्रति वर्ष ये ऊन उत्पादन होता है। तो विशेष रूप से ध्यान रखना कि ये नाली क्षेत्र के कारण ही इसका नाम क्या हो गया? नाली। अगली भेड़ की बात करें, सोनाड़ी भेड़। कौन सी भेड़ होती है भाई? सोनाड़ी। सोनाड़ी भेड़ की बात करें, उदयपुर में है। देखो भाई, सोनाड़ी भेड़ है। एक तो आपको इसका उद्गम स्थान का पूछ ले तो उदयपुर। उदयपुर के अलावा ये आपको देखने को मिलेगी, एक तो गढ़ ही गढ़, चित्तौड़गढ़, दी ही दी, बूंदी। ये मिलते जुलते क्षेत्र है ना। चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ के जस्ट पास में बूंदी आता है, तो वहां पे भी तो मिल सकती है ना। ठीक है ना। हाँ,
एक डूंगरपुर। अन्य नाम इसे कहा जाता है चणोदर। चणोदर। अब देखो इंपॉर्टेंट यहां से सवाल आ सकता है। सवाल क्या आ सकता है? इस भेड़ के कान गिर गाय की तरह होते हैं। गिर गाय के कैसे होते हैं? ये भेड़ घास चरते समय घास चरते समय जमीन को स्पर्श करते हैं, को कान स्पर्श करते हैं। यानी कि जब ये भेड़, समझ लेना छप गया आपके क्वेश्चन, अगर भेड़ से भेड़ से छपा दिया क्वेश्चन छप सकता है आपके। चलो भैया आगे बात करो। पोंगल आ जाएगी आगे, क्या आ जाएगी? पोंगल। फिर बाद में विदेशी नस्ल आ जाएगी। चलो पोंगल की बात कर ला। पोंगलगढ़ हैं आपके बीकानेर के अंदर, और पोंगलगढ़ के विजय सिंह जी थे, और विजय सिंह जी के साथ सुगना बाई, यानी कि बाबा रामदेव जी की बहन सुगना बाई का विवाह था, वो पोंगलगढ़ के विजय सिंह जी के साथ तय हुआ था। तो पोंगलगढ़ है आपके बीकानेर के अंदर। कहाँ पर है भाई? बीकानेर में। बीकानेर के कौन कौन हाथ खड़े करो। क्या प्रसिद्ध है बीकानेर में? रसगुल्ले, भुजिया, और बीकानेर में, ठीक है ना भाई? क्योंकि करणी माता का तुम लोगों पे आशीर्वाद है। करणी माता ने कहा था, जोधा बीका निका के बीच में छोटा सा विवाद हुआ, तो बीका भाग कर गया करणी माता की शरण में और कहा कि हे माता, मार बाप ने समझाई ले, ये जोधपुर राज्य मेरा आना चाहिए। किसके आना चाहिए? मेरा। करणी माता के बेटा लड़ो मत, तो ऐसे कर यहीं पर आकर शहर बसा ले, जोधपुर से भी तेरा अच्छा हो जाएगा। और उस दिन करणी माता ने कहा था कि जोधाना से बलो बीकानो, और उस दिन से बीकानेर शहर बहुत बढ़िया डेवलप हो रहा भाई, पूछो मत आप, ठीक है ना? हम बात करें पुंगल नस्ल की, राजस्थान के बीकानेर के पुंगल जिले में पाई जाती हैं। फोटो आपको सामने दिख रही है, ये इस प्रकार की भेड़ होती है बिल्कुल, ठीक है ना? सिंह कोई शोक भेड़ के होते हैं। नेलोर भेड़ आती है, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, उसके सिंग बड़े बड़े होते हैं, उसके जो वो लड़ाई में ज्यादा काम लेते हैं। घेटे आपस में लड़ते हैं ना, हाँ घेटा, ये शब्द निकलना था, कभी मुंह से निकल नहीं रहा था, घेटा। तो ये काम लेता है, ठीक है ना? बाकी की ऊन ऊन होती है, ठीक है। चलो बीकानेर के पुंगल क्षेत्र, बीकानेर का पुंगल क्षेत्र यहाँ से ये होता है, ठीक है ना? और इसके बारे में आपके एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है? इसके बारे में आपके पूछा जा सकता है, तो इसका जो चेहरा होता है वो काला होता है, जबड़ा नीचे से सफेद मिलेगा, चेहरा काला मिलेगा, बाकी की भूरी भैंस, भूरी भेड़। तो देखो काला चेहरा, सफेद जबड़ा, और भूरा रंग, भूरा रंग, ठीक है ना? इस प्रकार की भैंस होती है, बीकानेर में पाई जाती है। ऊन उत्पादन होता है इनका। ऊन उत्पादन लगभग लगभग आपके हो जाता है बिल्कुल 1.5 से लगभग
प्रति वर्ष, प्रति वर्ष, ठीक है ना। कोई भेड़ के बारे में ज़्यादा है ही नहीं तो फिर लिखने का भी कोई मतलब नहीं फालतू में, इतना ध्यान रख लेना पुंगल भेड़ की नस्ल है। अब इसके बाद एक भेड़ की बात करा आप नेलोर, ये सभी देसी है। ये देखो ये सिंग वाली में जो बोल रहा था ना, ये अभी ये लड़ाकू नस्ल की भेड़ होती है नेलोर, ठीक है ना। ये अपने यहाँ तो होती नहीं, आंध्र प्रदेश में बहुत ज़्यादा होती है, आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश में होती है। आपस में कुश्ती कराने में ये बहुत ज़्यादा काम आती है। ये देखो भाई, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से उत्पत्ति मानी जाती है और भारतीय भेड़ों में सबसे बड़ी भेड़ की नस्ल है ये, ठीक है ना। और भेड़ के जो मांस होता है उसे मटन कहते हैं और ये सबसे अच्छा मटन देने वाली, कहते हैं ना क्या भाई, ऐसा माना जाता है कि रईस खानदान होता है तो वो नेल्लोर भेड़ का मटन खाता है। ये भेड़ बकरी जैसी होती है जिसमें कोई ऊन प्राप्त नहीं होती भाई, ठीक है ना, ऊन प्राप्ति नहीं होती है। इस नस्ल के गर्दन पर घड़ा जाम हो रहा है। ये इस प्रकार की भेड़ होती है जो ऊन उत्पादन में नहीं, मांस उत्पादन में सबसे ज्यादा जानी जाती है, ठीक है ना। तो देखो भाई उत्पत्ति या उद्गम, उद्गम स्थल की बात करा तो नेल्लोर जिला आंध्र प्रदेश। देसी भेड़ की सबसे बड़ी नस्ल, ऊन उत्पादन नहीं होता है, ऊन उत्पादन नहीं होता है, बकरी के समान दिखाई देती है। लास्ट पॉइंट लिख लेना, इस भेड़ का मटन, मांस सब एक जगह लिखा दूंगा रे। इस भेड़ का मटन, मटन भेड़ के मांस को कहते हैं मटन, उच्च ऑब्लिक गुणवत्ता, उच्च गुणवत्ता क्या कह सकता हूँ, उच्च किस्म का होता है, ठीक है ना। चलो यहाँ तक आपको सारी देसी नस्लें कंप्लीट पढ़नी है और इसके बाद अपन पढ़ेंगे विदेशी नस्लें। कौन सी नस्लें? विदेशी नस्लें, ठीक है ना। विदेशी नस्ल में सबसे पहले बात कर ला पा मेरिनो नस्ल की। कहाँ गई भाई मेरिनो? अब विदेशी में ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, मेरिनो का तो फिर भी लिखेंगे। ये अभी मेरिनो देख लो, ऊन से खचाखच लबालब भरी हुई, ठीक है ना। दो तीन गुस्सा मार दे इसको कुछ फर्क होने वाला नहीं है, इतना ऊन भरा है। केवल इनकी आंखें आंखें और मुंह मुंह दिखाई देता है और मुंह ऐसा लग रहा है जैसे मानो ये बिल्कुल अपने हिस्ट्री पढ़ा रहे, उसमें कहते हैं ना धुआंधार खतरनाक सौंदर्य प्रकाशन केंद्र, यानी कि ऐसे लगता है कि ये ब्यूटी पार्लर से निकल कर आई जहाँ पर जंग रोधक दीवारों को एकदम सही किया जाता है। ब्यूटी पार्लर से कहाँ से निकल गई है? ब्यूटी पार्लर से। तो अच्छी किस्म की भेड़ है ये, भेड़ की विदेशी नस्ल है। कैसी नस्ल है? विदेशी नस्ल है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है भाई, इसीलिए कहता हूँ हमेशा आया करो क्लास में। मान्य था कि गुस्सा आवे तो थे नहीं मरो क्लास में तो कितो गुस्सा आवे, हमेशा डेली पढ़ते इंटरा करो, ठीक है ना। इस नस्ल के घुमावदार सिंग होते हैं, वो भी नर में होते हैं, मादा में देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है ना। चलो मेरिनो भेड़ के बारे में बात करें, विदेशी नस्ल की श्रेष्ठ भेड़ है
अधिक ऊन उत्पादन अगला पॉइंट पूरे विश्व में पाई जाती है। उसके बाद पूरे विश्व में पाई जाती है, लिख लिया। उसके बाद लिखना है भाई विदेशी नस्ल की श्रेष्ठ भेड़ हो गई, अधिक ऊन उत्पादन के लिए जानी जाती है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, हल्का भूरा रंग होता है। बस 2-3 पॉइंट होता है, विदेशों के बारे में इतना नहीं पूछा जाता है फिर भी, ठीक है ना, तो थोड़ा बहुत तो ध्यान रखना ही होगा। अब देखो मैंने कहा कि अधिक ऊन उत्पादन के लिए जानी जाती है, तो कम से कम 5 से 9 किलो, कम से कम 5 से 9 किलो, ठीक है ना। तो मैं इसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेता हूँ, थोड़ी इम्पोर्टेंट है मेरिनो। मेरिनो या मेरीना मेरिनो एक ही बात है, ठीक है, लिख लो। अब देखो भाई ऊन की मैं बात करूं 5 से 9 केजी प्रति वर्ष। आज अभी तक कोई भेड़ का लिखा है क्या? मैंने नहीं लिखा है, ठीक है ना। नर के सिंग होते, मादा सिंग रहित, मादा के सिंग नहीं होते, ठीक है ना। वेट की बात करा ना अपा, तो देखो इसमें नर का वेट, नर लगभग 90 केजी, मादा की बात करा अपा तो मादा मिलेगी आपको कम से कम 70 केजी की। अब बताओ इंपॉर्टेंट है कि नहीं है फैक्ट, ठीक है ना। और तो लिखा। अब देखो भाई यह मजबूत नस्ल की भेड़ है, और इस भेड़ के संकरण से, इस भेड़ के संकरण से देसी नस्लों में सुधार किया जाता है, सुधार किया जाता है, क्लियर। चलो अगली भेड़ देखो भाई, काराकुल भेड़ होती है, जो ऊन एकदम अलग प्रकार की दिख देती है। काराकुल भेड़ की बात करूं मैं, काराकुल भेड़ की बात करें तो देखो भाई ये एक आपके सामने अलग ही ऐसा लग रहा है जैसे कोई मानो जंगली भैंस है। कौन सी भैंस है? जंगली भैंस है। मध्य एशिया में ईरान, इराक, अफगानिस्तान, दक्षिणी अफ्रीका, पश्चिमी यूरोप, इनके आसपास में ये भेड़ आपको देखने को बहुत ज़्यादा मिलती है। अफगानिस्तान में दबा के मिलेगी ये भेड़, ठीक है ना। इस नस्ल की जो भेड़ होती है ना उसकी चमड़ी बिल्कुल मुलायम होती है, बाल एकदम रेशेदार होती है। देखो नीचे से पैर होते हैं ना, पैरों के ऊपर इनके बाल नहीं होते, ठीक है ना। मांस उत्पादन में सबसे ज़्यादा काम लिया जाता है। ठीक है, हाँ। इस भेड़ की जो चमड़ी होती है ना वो मुलायम होती है, और मुलायम के कारण ही इस भेड़ के जो खाल होती है उससे क्या बनाया जाता है, जो चमड़ा होता है इस भेड़ का चमड़ा भी काम आता है जैकेट वाकेट बनाने में। आपने कोई जैकेट की कंपनियां वगैरह देखी है? काराकुलम कहते हैं ना, ये काराकुलम जैकेट है, तो वो इस भेड़ की ऊन से बनता है। क्या बनता है? इस भेड़ की ऊन से बनता है, ठीक है ना। तो लिखो इसकी उत्पत्ति लिख लो भाई। मध्य एशिया, मध्य एशिया में अपने जैसे बात करें ईरान,
इराक, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, इधर अपन बात कर ले अफ्रीका, इस क्षेत्र में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्या है? इसकी चमड़ी मुलायम होती है, जिससे जैकेट बनाए जाते हैं। जिससे क्या बनाए जाते हैं भाई? जैकेट बनाए जाते हैं, ठीक है ना। चलो, ऊन इससे मिलेगी आपको, ऊन 3 से 4 केजी प्रति वर्ष, ऊन की बात करूं मैं। और भार की बात करूं मैं, भार नर और मादा दोनों का अलग अलग होगा, नर और मादा। तो नर का जो भार है वो आपको कम से कम 80 से 90 केजी मिलने वाला है, 80 से 90 केजी की होती है। और मादा की अपन जो बात करा, मादा 50 से 60 केजी होती है, 50 से 60 केजी। तो दोनों में काम आ जाएगी, ठीक है ना। चलो भाई, अगली नस्ल की अपन बात करें। हाँ बस खूब है, विदेशों के बारे में जितना कम पढ़ो उतना ठीक है। रेम्बुलेट नस्ल, इसका प्रयोग ज़्यादातर अपने जो संकरण करवाते हैं ना, क्रॉस ब्रीड के अंदर इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है, ठीक है ना। कौन सी नस्ल का? तो रेम्बुलेट नस्ल का किया जाता है। कौन सी नस्ल का? रेम्बुलेट नस्ल का, ठीक है ना। इसे फ्रांस की मेरिनो कहा जाता है भाई। मेरिनो भेड़ की तरह ये मिलती जुलती हैं, इसे फ्रांस की मेरिनो कहा जाता है। भारी भरकम नस्ल है ये। भारत में सबसे ज़्यादा संकरण मेरिनो तथा रेम्बुलेट नस्ल के साथ किया जाता है। यानी कि भारत में जितनी भी देसी नस्लों के साथ जो संकरण हुआ है, या तो अपन क्रॉस ब्रीड लाएंगे, या तो मेरिनो नस्ल से अपन क्रॉस करवाएंगे, या फिर इस नस्ल से करवाएंगे। और ऐसे ही करके अपन नस्लों में सुधार कर रहे हैं। ये जो भेड़ है सबसे ज़्यादा मांस के लिए जानी जाती है, और इसका जो कट्टा होता है, घेटा होता है, लड़ा होता है, वो 100 केजी का, कितना केजी का? 100 केजी का। अनसंड अनसंड इसमें क्या होता है आपके? वेट होता है। क्या होता है? वेट होता है। लड़ी हो है, मादा हो है 80-80 केजी की, तो ठीक है ना। चलो, लिखना भाई पा। चलो, तो इसका रेम्बुलेट नस्ल है, ये फ्रांस के अंदर है। कहाँ पर है भाई? सबसे पहले तो फ्रांस। इसे फ्रांस की मेरिनो कहा जाता है। इसे फ्रांस की फ्रेंच मेरिनो के नाम से जाना जाता है, या फ्रांस मेरिनो के नाम से जाना जाता है। फ्रांस की मेरिनो। मांस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। और भार की मैं बात करा, नर और मादा घटे संकोच ही को नहीं, 100 केजी ऐसे याद हो जाएगा। 100 केजी का जो इसका जो नर होता है वो 100 केजी का, और मादा होती है वो कम से कम 80 केजी की, 80 केजी की मादा होती है। भारत में नस्ल सुधार के लिए, नस्ल सुधार के लिए मेरिनो और रेम्बुलेट नस्ल का अधिक प्रयोग किया जाता है, ठीक है भाई।
अधिक उपयोग होता है। और क्या चाहिए, ठीक है ना। बस सबसे ज़्यादा ये मांस के लिए जानी जाती है, ठीक है ना। तो ये भी आपके विदेशी नस्ल की भेड़ों के भी। अब इसके बाद अपने पास 2-3 भेड़ें और बची है। एक लिख लो लिंकल नस्ल की भेड़। तो ये इसकी उत्पत्ति है वो इंग्लैंड से मानी जाती है और विश्व की सबसे भारी भेड़ की नस्ल होती है और विश्व की सबसे लंबी नस्ल की भी भेड़ ये है। इस नस्ल के मोटे ऊन के फाइबर होते हैं, जैसे दिख रहे हैं ना, जड़ियोड़ी है, जड़ियोड़ी भरी पड़ी है। हाँ, गाँवों में औरतें को देखी ना, गाँव में औरतें पहले भाई देखो, अब तो हो गए टाइम पास के बहुत सारे संसाधन हो गए। पहले टाइम पास का संसाधन नहीं होता तो गांव में औरतें टाइम पास कैसे करती। एक औरत दूसरी औरत के पास बैठती और समझ रहे हो, सिर में जुएं मारती। क्या मारती, जुएं मारती। अब तो जुएं देखने को मिलेगी नहीं, लड़कों के तो होती नहीं, छोरियों के आज भी थोड़ी बहुत हैं। जुएं मारती और एक होती थी कंगी, फिर वो कंगी को लेकर ऐसे बैठती है, दे धमाधम दे धमाधम दे धमाधम। और वो जब कंगी से ऐसे बाढ़ करती ना, वो ऐसे लग रही है कि ये देखो इसके भी ऐसे ऐसे रेसा आ रखे ना। तो देख लो भाई, लिंकन नस्ल की है, उत्पत्ति है इसकी इंग्लैंड से। इंग्लैंड से इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई भाई, इंग्लैंड से इसकी उत्पत्ति हुई। विश्व की सबसे भारी नस्ल है, विश्व की सबसे भारी नस्ल। सबसे लंबी भी है, हाइट में भी सबसे लंबी यही मिलेगी, विश्व की सबसे लंबी नस्ल भी यही है। और लास्ट पॉइंट ये लिख सकते हैं, इनके ऊन के रेशे सर्वाधिक लंबे होते हैं, सर्वाधिक लंबे होते हैं। देखो भाई अभी ये इतना नहीं पूछा जाता है इसमें, विदेशी नस्लें हैं, बस आप तो ये नोट कर लो, ठीक है ना। इंग्लैंड है, विश्व की सबसे भारी नस्ल है, विश्व की सबसे लंबी नस्ल है और इनके ऊन के रेशे सर्वाधिक लंबे होते हैं। लिचेस्टर नस्ल बिल्कुल विदेशी नस्ल है, शुद्ध रूप से खरगोश की तरह दिखती है और इसका जो उत्पत्ति है ये सब इंग्लैंड की है, ठीक है ना। तो उत्पत्ति स्थल लिख दूं मैं इंग्लैंड, उत्पत्ति स्थल क्या हो जाएगा इसका, इंग्लैंड हो जाएगा। शुद्ध अंग्रेजी नस्ल है और मोटे ऊन के फाइबर प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। चलो, एकदम अंग्रेजी नस्ल। कैसी नस्ल भाई, अंग्रेजी नस्ल, लंबी ऊन। अब इनके बारे में अपन को ना तो इतना आंकड़े मिलेंगे नहीं भाई, इतना ध्यान रखना ना, ये किसकी नस्ल है इसकी नस्ल है, ठीक है ना। साउथ डाउन, साउथ डाउन भी एक इसकी जो उत्पत्ति है वो भी इंग्लैंड से होती है। कहाँ से होती है, इसकी उत्पत्ति भी इंग्लैंड से होती है। और ये ना भाई भेड़ों में है ना सबसे पुरानी नस्ल है और इसका जो मुंह होता है ना वो चूहे की तरह होता है। इंग्लिश की सबसे, अंग्रेजों की सबसे पुरानी भेड़, पुरानी नस्ल की भेड़, पुरानी नस्ल की भेड़ है। हाँ मतलब सबसे पुरानी नस्ल की भेड़ यही होती है और इसका मुंह चूहा के समान दिखाई देता है। इसका जो मुंह होता है वो आपके चूहे के समान दिखाई देता है। किसके समान दिखाई देता है भाई, चूहे के समान दिखाई देता है। अभी तक बैठा है ना, ये सारी की सारी विदेशी नस्लें थी आपके। कौन सी नस्लें थी, विदेशी नस्लें। अगर अपन एक एक को ट्राई करके पढ़े ना तो मज़ा आ जाता है। हमने यहाँ से शुरू किया था नाली के बारे में। सबसे पहले देखो गंगानगर नाली, क्या नाली से तो पहले बहुत ही और चीज़ें अपन को पड़ी थी, ठीक है ना।
यहाँ से चौंकला से पहले हमने यहाँ से पढ़ना शुरू किया था। हाँ, यहाँ से देखो भेड़ की नस्ल के बारे में यहाँ से आप देखना शुरू करें। और जब अपन भेड़ की नस्लों के बारे में बात करेंगे, भेड़ की नस्लों के बारे में बात करेंगे तो देखो हमने पहले ये कंप्लीट पढ़ लिया था। हमने बेसिक जानकारी ली थी। बेसिक जानकारी के बारे में भेड़ की कौन कौन सी नस्लें पढ़नी इनके बारे में लिया था हमने। फिर हमने चौंकला के बारे में पढ़ा था। चौंकला के बाद मारवाड़ी के बारे में पढ़ा था। मालपुरी के बारे में पढ़ा था और एकदम तबीयत से पढ़ा। मैं कहता हूँ कि एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। भाई कोई कहता है मेरे जो अपने ऑनलाइन के अंदर कमेंट आ रखे थे, तुम तो क्या कहो नालायकों को फोड़ू मैं साथ में खड़ा हूँ। वो मेरे प्यारे बच्चे देखो, तो वो कमेंट करते हैं कि सर आपने लिखा है नहीं कि गाय के बच्चे को क्या कहते हैं, भैंस के बच्चे को क्या कहते हैं, इनके मांस को क्या कहते हैं। एक बार ही सुन लो, मैंने एक का भी प्रजनन केंद्र नहीं लिखाया, एक का भी मांस उत्पादन नहीं लिखाया। तो देखो जितनी तुम्हारे लेने की औकात होती है ना, उतनी टेबलेट दी जाती है। हद से पार अगर कोई छोटे बच्चे को ज़्यादा एमजी की टेबलेट दे देगा क्या करेंगे, नुकसान करेगी ना। एक टॉपिक और होगा जिसमें सबके मांस के बारे में बात करेंगे। एक टॉपिक और होगा जिसमें अपन सभी नस्लों के प्रजनन केंद्र की बात करेंगे। आ रही बात समझ में। एक होगा जिसमें सबके आवास की बात करेंगे। तो एक साथ सबके कैसे बात कर ले। अब मैं लिखूँ कि भेड़ के बच्चे को मेमना कहते हैं, नहीं लिखूँ, हमारी मर्जी, समझो। एक साथ में लिख लेंगे अपन सभी, ठीक है ना। मस्त रहो आप, एक भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। नुकसान में तब रह जाओगे तुम जब मेरी कोई क्लास मिस कर दी, तो ध्यान रख लेना, ये बात जरूर रखना ना। मैं किस क्लास में कौन सा मैटर डालूँ आपको भी पता नहीं है, ठीक है ना। मस्त रहो, बस डालूंगा कंप्लीट। उसके बाद भेड़ की सारी नस्लें के बारे में एक एक करके हमने पढ़ा था, ठीक है ना। चौंकला के बारे में कितना प्यारा था, ये देखो सारी की सारी नस्लें अच्छे से समझा रखी है, बस एक बार रिवीजन करने की ज़रूरत है। चलो विदेशी नस्लें भी कंप्लीट हो गई अपने। अब इसके बाद में आपको क्या देखना होगा कि कुछ नस्लें ऐसी होती हैं, कुछ नस्लें ऐसी होती है जिसका संकरण भी किया जाता है। क्या किया जाता है, संकरण किया जाता है, ठीक है ना, संकरण किया जाता है। तो इसमें ऐसी कुछ नस्लें हैं जो संकरण से ही बनती है। तो भेड़ की संकरण वाली नस्लें कौन कौन सी है, तो एक है अविकालीन। अविकालीन, अविकालीन ये है, ये एक नस्ल है जिसे विदेशी नर मेरिना, और एक अभी हमने पढ़ा था रेमबुलेट के साथ मालपुरा नस्ल की मादा को क्रॉस करवाया गया। मालपुरा जो नस्ल है वो आपके टोंक में पाई जाती है, मालपुरा क्षेत्र में उसकी उत्पत्ति हुई थी, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। और ये जो काम करवाने वाले हैं ये टोंक वाले हैं। भेड़ों के साथ जितनी भी क्रॉस ब्रीडिंग आएगी, जितना भी जो संकरण होगा वो टोंक वाले करवाएंगे, क्योंकि भेड़ ऊन व प्रजनन अनुसंधान केंद्र है। भेड़ ऊन व अनुसंधान केंद्र है वो अविकानगर टोंक जिले में। कौन से जिले में, अविकानगर टोंक में। तो इसीलिए वो वहाँ पे ये चीजें होगी, ठीक है ना। तो देखो भाई पूरे विदेश की बात करें ना, तो सबसे ज़्यादा एक तो मेरिनो और एक जो रेमबुलेट होते हैं, इन दोनों ही नस्लों का भारत सुधार में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया। भारत में तो नस्लें थी कहाँ ढंग की, विदेश आए थे, देखा ना उसका 4 से 5 केजी 5 से 9 केजी तक ऊन आती है। हमारे यहाँ 4 भेड़ों की उसकी एक भेड़ की ऊन बराबर होती है। हाँ तो फिर समझो इस बात को। तो दो ही नस्ल, एक तो रेमबुलेट और एक मेरिनो, ये हमेशा संकरण में काम आएगी। अब देखो ये अविकालीन है ना, इसमें दो प्रकार के अपन ने लिए थे गेटे, ठीक है ना। गेटे का मतलब लड़ा, लड़ा का मतलब नर भेड़, ठीक है ना। अब देखो अविकालीन की बात करें, रेन बुलेट या फिर मेरिनो, रेमबुलेट या फिर मेरिनो। और इसके साथ हमारा प्रजनन करवाया था हमने, वो क्रॉस ब्रीडिंग करवाई थी, वो करवाई थी मालपुरा नस्ल की भेड़। मालपुरा नस्ल की हो जाएगी आपके मादा, और ये हो जाएगा आपके नर, ठीक है ना। और इनकी क्रॉस से, इन दोनों की क्रॉस ब्रीडिंग से हमारे पास जो रिजल्ट आया था वो आया था आपके कौन सी भेड़ का आया था भाई, इस भेड़ का आया था। समझ में आया कि नहीं आया, इस भेड़ का आया था। और ये काम करने वाला था वो अविकानगर टोंक। कौन सा नगर,
अविकानगर टोंक, जो भेड़ ऊन एवं अनुसंधान केंद्र अविकानगर टोंक है ये। अब इसके रिजल्ट में क्या आया, तो इसके रिजल्ट में इसके रिजल्ट में सुधार आया कि ये भाई 2.5 किलो तक का आपको ऊन देनी शुरू हो गई है, ठीक है ना। दो से 2.5 किलो प्रतिवर्ष ऊन देने लग गई है। तो मैं यहाँ पर लिख दूं, एग्जाम पूछा जाता है वही चीज लिख रहा हूँ, फालतू चीजें तो नहीं लिखूं। इस नस्ल को भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र ये है अभी आ रखा आपके अविकानगर टोंक। इसी का नाम अविकालिनी इसीलिए रखा गया, अविकानगर टोंक द्वारा तैयार किया गया। तो ये हो गई भाई आपके एक तो संकरण नस्ल की सबसे इंपॉर्टेंट, भेड़ की संकरण नस्ल की जो सबसे इंपॉर्टेंट होगी वो एक ही हो गई आपके अविकानगर टोंक वाली, ठीक है ना। एक इसके बाद अपन बात करें तो एक इसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, अविवस्त्र के बारे में। ये है भाई ये नस्ल ये भी आपके केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान अविकानगर टोंक द्वारा तैयार की गई, पर ये क्रॉस ब्रीडिंग हुई है, ये मालपुरा नहीं चौंकला के साथ हुई है। किसके साथ हुई है, चौंकला के साथ हुई है, ठीक है ना, इतना सब ध्यान रख लेना। तो मैं इसका भी लिख लूँ आपके, रेन बुलेट या फिर मेरिनो का नर, और इधर आ जाएगी चौंकला मादा। और इनके क्रॉस ब्रीडिंग से जो हमें रिजल्ट मिला था वो रिजल्ट के रूप में हमें मिली है भाई अविवस्त्र, ठीक है ना। और ये भी आपके बनाया गया है भाई भेड़ ऊन भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र अविकानगर टोंक। ये तो रटवा देंगे अविकानगर टोंक। बस ये दो ब्रीडिंग आप विशेष रूप से याद रख लेना, जो संकरण नस्ल के साथ में शामिल की जाती है। किन के साथ में शामिल की जाती है, संकरण नस्ल के साथ में शामिल की जाती है। इसके बाद क्या करना है कि कुछ नस्लें मैं और बताऊंगा। आप अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है ना, ताकि ये कंप्लीटली जो पीडीएफ है मैं आपको इस टेलीग्राम पे डालने वाला हूँ। कंप्लीट वीडियो मैं आपको इस टेलीग्राम चैनल पे डालने वाला हूँ। अब मैं बात करूँ इससे पहले जब मैंने स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग मैंने ये क्या बताया था आपको कि भाई अपन जो भेड़ वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें कौन कौन सी नस्लें हैं जो आपके किस में काम आएगी। तो वो स्टार्टिंग में अब वापस अपन अगर चलते हैं तो इसमें जैसे द्विप्रयोजनी के लिए वस्त्र बनाने में कौन सी काम आएगी, इसके लिए अगर अपन बात करें तो कोई विशेष पॉइंट नहीं है। चलो अपन स्टार्टिंग में ही जहाँ पे चले थे वहाँ पर अपन वापस बात कर लेते हैं थोड़ी 1 मिनट के लिए, कि भेड़ और पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो कंडाल के द्वारा 44 नस्लें, लगभग 200 भेड़ें हैं, जिसमें से 44 हैं वो अपने देसी नस्लें हैं। राजस्थान को भेड़ का घर कहा जाता है। भेड़ में ऊन, मांस, द्विकाजी, देसी नस्ल, विदेशी नस्ल, इसके बारे में पढ़ना था, ठीक है ना। और हमने ये पढ़ा भी था कौन कौन सी नस्ल है। उसके बाद हमने सीधा चौंकला पढ़ा था। यहाँ पर एक पॉइंट और आप पढ़ सकते हैं
कि भेड़ का जो पहला जो क्लोन हुआ था भेड़ का, वो किस नाम से हुआ था और कब हुआ था। ठीक है ना। भेड़ का पहला, अगर मैं क्लोन की बात करूं, पहला क्लोन ही भेड़ पर ही किया गया था, डोली नाम से। किस नाम से किया गया भाई? डोली नाम से किया गया। किस नाम से किया गया? डोली भेड़ से। ठीक है ना। हाँ, ये कब हुआ था? 2003 के अंदर। ठीक है ना। तो देखो, डोली, जिसका जो क्लोन से बनेगी वो डोली भेड़ थी। डोली भेड़ का क्लोन 5 जुलाई 2003 को बनाया गया। कब बनाया गया? 2003 को। ठीक है ना। उसके बाद हमने चौंकला के बारे में पढ़ लिया था, विशेषताएं पढ़ ली थी, मारवाड़ी के बारे में पढ़ लिया था, मालपुरी के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है ना। जैसलमेरी के बारे में पढ़ लिया था, मगरा के बारे में पढ़ लिया था, नाली के बारे में पढ़ लिया था। ऐसे ऐसे करके अपन टोटल ही कंप्लीटली जितनी भी भेड़ की नस्लें थी पढ़ ली। मैं अभी भी कह रहा हूँ, सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। फालतू चीज़ों में ध्यान देना बंद करो और कहीं भागना बंद करो। आप व्यवस्थित रूप से नोट्स बनाओ और फिर बाद में आप एमसीक्यू क्वेश्चन करना नहीं होए तो फिर मुझे बताना कि सर मैंने भेड़ पढ़ लिया, मेरे से सवाल क्यों नहीं हो रहे। ठीक है ना। मस्त रहिए। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा है, साइंस की क्लास से आपके रेगुलर आने वाली चल रही हैं, तो आप कंटिन्यू साइंस के नोट्स बनाना है। बी पार्ट में जल्द से जल्द कंप्लीट करवा दूंगा। इसके बाद मैं आपके सामाजिक अध्ययन और राजस्थान जीके की बहुत जल्द क्लास शुरू कर रहा हूं और एक और सरप्राइज देने वाला हूं आपको। मैथमेटिक्स की क्लास आपके शुरू करने वाला हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका एक ही काम है, छोटा सा प्यारा प्यारा सा एक छोटा सा काम है कि क्लास को थोड़ी शेयर किया करो। मैं चाहता हूं कि आपने जब फ़ायदा लिया है तो आपके छोटे भाई बहन को हर एक को फ़ायदा मिलेगा, तब मेरा यहाँ पर पढ़ाना एकदम सिद्ध होगा या सही होगा। वरना मैं अगर एक दो के लिए वैसे पूरा इतना टाइम निकालूँ और फिर भी मज़ा नहीं आए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करो और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करो, या आप ही का परिवार है। अच्छा, आप लोग कभी कमेंट करते हो, बड़ा मज़ा आता है। काफ़ी ऐसे टीचर की उपाधि देते हो, सर आपने राजस्थान बहुत जल्दी ग्रोथ किया। ग्रोथ नहीं किया बेटा, ईमानदारी से काम किया। ठीक है ना। ऐसे तो खूब सारे हैं। ठीक है ना। मैं अभी लो कोर्स लॉन्च कर दूं, ये कर दूं, ये कर दूं, आप लोग कौन देखेंगे? मुझे इन चीज़ों में इंटरेस्ट ही नहीं है। विद्यार्थी हित में अगर जो काम होगा वो मैं सबसे पहले करूंगा। ठीक है ना। और मैं ये ऑफलाइन में भी करता आया हूँ, ये मेरी आज से नहीं, शुरू से ही ऐसी थोड़ी है। हमारे ऑफलाइन में आज भी ऐसे काफ़ी विद्यार्थी हैं जो निःशुल्क पढ़ते हैं, जिसके घर की कंडीशन सही नहीं है, जो कोई विशेष कैटेगरी के अंदर बिलोंग करते हैं। और अभी वर्तमान बैच की मैं बात बता दूं तो आज भी जो कोरोना के अंदर कोई किसी ने अपने माता पिता को खोया है, उसने हमें अपनाया है। हमने आज भी उनको फ्री दिया है और हम हमेशा देने की कोशिश करते हैं। मस्त रहो आप, बस क्लास को शेयर करो और नीचे कमेंट किया करो। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और काम करने के लिए एक जज्बा आता है। आज तबीयत सही नहीं है, फिर भी आपके कमेंट देखकर ऐसा मन किया कि नहीं, मुझे पढ़ाना ही पड़ेगा, मेरे बच्चे वेट कर रहे हैं। ये चीज़ होनी चाहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।